नमस्कार दोस्तों, मैं नमन सिंह स्वागत करता हूं आपका ई शाला में। आज हम बात करेंगे अनुसंधान के प्रकारों की। वैसे तो अगर हम शोध या अनुसंधान की बात करें तो वो अंतःविषयक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, लेकिन परस्पर एक दूसरे से जुड़े होने के बावजूद भी उसमें कितनी व्यापकता होती है। और इन व्यापकता को हम अनुसंधान को जब विभिन्न प्रकार से बांट देते हैं, विभिन्न विभागों में बांट देते हैं, तो सारे अनुसंधानों की अपनी एक व्यापकता, उसकी एक निष्कर्ष के रूप में हमको मिल जाती है। तो जैसा कि अभी हमने बताया, हम आज बात करेंगे अनुसंधान के प्रकारों की। तो हमने उन प्रकारों को विभिन्न कुछ भिन्न रूप में हमने बांट रखा है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। इन अनुसंधान के प्रकारों को हमने कुछ वर्गीकरणों में बांट रखा है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा पहला होता है परिणाम के आधार पर, या आप बोल सकते हैं योगदान की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, अगर हम दूसरा देखते हैं तो होता है हमारा तर्क के आधार पर। तर्क के आधार पर। नेक्स्ट हमारा आता है जांच के आधार पर। नेक्स्ट आता है हमारा उद्देश्यों के आधार पर, और जो कि बहुत मुख्य बिंदु होता है उद्देश्य। जैसा कि मैं हमेशा बताता रहता हूं कि कोई भी कार्य होता है उसका उद्देश्य होता ही है, तभी वो आगे चल करके कार्य की विभिन्नता और गति प्रदान होती है। उसको उद्देश्य के आधार पर वो गतिशील होता है कार्य। तो उद्देश्यों के आधार पर ये बहुत मुख्य बिंदु है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रक्रिया के आधार पर। विभिन्न क्रियाओं में जो उसमें क्रियाओं के अंतर्गत जो आने वाली और क्रियाएं होती हैं, वो होती है हमारी प्रक्रिया। तो वो प्रक्रियाएं बहुत सारी होती हैं, उसके अंग होते हैं, तो इसीलिए प्रकार होते हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो जब हम लोग इस पर विस्तृत बात करेंगे तो बखूबी हम लोगों को बहुत अच्छी चीजें मिलती जाएंगी। और एक होती है अवधारणा के आधार पर। अवधारणा के आधार पर, ठीक है। अवधारणा के आधार पर ये हमारे विभिन्न कुछ पॉइंट हैं हमारे, ठीक है। आप इनको अगर आप देखेंगे तो ये चीज हमको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये नियमावली, इनके अंतर्गत इनकी विस्तृत नियमावली है, उसको अगर हम अप्लाई कर दें तो हमें हर अनुसंधान के निष्कर्ष और उसके तौर तरीके अनुसंधान के, वो किस तरह से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, तो ये तब अप्लाई करने के लिए हमको सारे नियम मिल जाते हैं। लेकिन चूंकि विषय बृहद है, बहुत विस्तृत विषय है, तो हम आज जो है अपनी इस वीडियो में आपको जो है विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे परिणाम के आधार पर। और आने वाले हमारे नेक्स्ट धीरे कुछ वीडियोस में ये अनुसंधान के जो प्रकार हैं, इनको हम पूरी तरीके से आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे जो हमारे थे तर्क, उद्देश्य, जांच, ये सब जो आधार पर जो अनुसंधान के प्रकार थे वो तो थे, उनको मैं अगली स्टेप बाय स्टेप कुछ भागों में वीडियो अपना बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। पहली तो इसीलिए हमने इसको जो पहले बांटा हुआ है परिणाम के आधार पर। तो परिणाम के आधार पर हमारा होता है, सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारा होता है मौलिक। परिणाम के आधार पर होता है, उसके अंतर्गत भी हमने 3 टाइप से इसको बांटा हुआ है। उसके अंतर्गत बांटा हुआ है मौलिक अनुसंधान, ठीक है, व्यावहारिक अनुसंधान, और हमारा नेक्स्ट होता है क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है।
तो ये चीज आप अच्छे से समझिएगा। तो हमारे ये जो अनुसंधान है, इनको इनके अंतर्गत भी कुछ सब पॉइंट्स बने हुए हैं। तो पहले तो आप मौलिक अनुसंधान, क्योंकि हम आपको वर्बली बताएंगे, आप इसके अगर नोट्स भी बना चाहें तो आप उसको वीडियो देख करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसको हम लिखने का प्रयास यूं करेंगे। तो ये हमारा जैसे कि मौलिक अनुसंधान है, तो मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत हमारे आते हैं, इसके अंतर्गत भी पहले तो मौलिक अनुसंधान जान ले। मौलिक अनुसंधान जो होता है वो हमारी प्राथमिक ज्ञान की वृद्धि होती है, इसमें प्राथमिक ज्ञान हमें इसमें प्राप्त होता है। और ये बता दूं आपको, किसी भी अनुसंधान में अगर तथ्य निर्धारित होता है, तथ्य प्रतिपादित होता है, तथ्य दिया जाता है, स्थापित होता है, तो वह मौलिक अनुसंधान ही होता है। एक चीज ये क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। तो और इसके अंतर्गत भी 3 टाइप के अनुसंधान होते हैं, लेकिन अभी हम आपको मौलिक अनुसंधान के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, किसी भी नवीन तथ्य के प्रतिपादन होता है तो मौलिक होता है, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। और सभी टाइप के जो भी सर्वेक्षण अनुसंधान होते हैं, सर्वेक्षण विधि, जैसे कि साक्षात्कार हो गया, इस टाइप से जो भी चीजें होती है सर्वेक्षण में आती हैं, वो सब मौलिक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब मौलिक अनुसंधान के भी अंतर्गत 3 आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? हमारा पहला होता है प्रायोगिक अनुसंधान। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट होता है ऐतिहासिक अनुसंधान। आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा कौन किसके अंतर्गत आता है, किसमें क्या तकनीकी शब्दावली यूज होती हैं। इन विषय को अगर आप देखते रहेंगे तो आपको बहुत बेहतर याद हो जाएगी चीजें। और इसके अंतर्गत आता है दार्शनिक अनुसंधान। ये तो आप ये देख लेंगे बहुत अच्छे से। ये पहले अनुसंधान के मैंने आपको प्रकार बताए, उन बाकी के 6 प्रकारों में से सबसे पहला हमने लिया परिणाम के आधार पर या योगदान की दृष्टि से। तो उसके परिणाम के आधार पर मैंने 3 टाइप के अनुसंधान बांट लिए, मौलिक, व्यावहारिक और क्रियात्मक। उस मौलिक अनुसंधान में हमने क्या किया? प्रायोगिक अनुसंधान ले लिया, ऐतिहासिक ले लिया, दार्शनिक ले लिया। थोड़ा बहुत तो आपको शब्दों से भी पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, नवीन तथ्यों की खोज अगर होती है तो वो मौलिक अनुसंधान होता है। तो जाहिर सी बात है इन तीनों में नवीन तथ्यों की खोज होती होगी। जैसा कि मैंने आपको सर्वेक्षण विधि बताई थी, वो मौलिक अनुसंधान की एक अपनी स्पेशलिटी होती है, जो कि ठीक से प्रायोगिक अनुसंधान में आपको अप्लाई करती है। और इस प्रायोगिक अनुसंधान में जो है मुख्य रूप से जो भी, जैसे मैंने आपको बताया, सर्वेक्षण में साक्षात्कार होता है, और प्रश्नावली के अंतर्गत पत्राचार और बाकी सैंपलिंग, ये सब चीजें साक्षात्कार में होती हैं, वो आपकी प्रायोगिक अनुसंधान विधि होती है। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि में आप ये देख लीजिए, जो ऐतिहासिक अनुसंधान विधि होती है, इसमें पुरानी घटनाओं को लेकर के, जो अतीत में घटनाएं हो चुकी होती हैं, उनका वर्तमान में जो घटनाएं सफर कर रही हैं, उसमें अप्लाई किया जाता है चीजों को। ठीक है, और जैसे कि पुरानी जो घटनाएं होगी, जैसे केदारनाथ में भूस्खलन हुआ था, उस समय क्या स्थिति रही होगी, ऐतिहासिक इन द सेंस, उसका टाइम पीरियड नहीं होता है, लेकिन एक निश्चित समयावधि में जो भी चीजें हमें निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनको हम अप्लाई करते हैं। उस समय क्या क्या करना होता है, हमें भाई समय रहते वहां से जन जीवन को हटा लेना पड़ता है, वहां से जन जितने भी लोग होते हैं, गांव या घर या कस्बा खाली कराना पड़ता है, और उचित सामग्री वहां व्यवस्था कराई जाती है लोगों के रहने वहने की। इस टाइप की चीजें जो भी होती हैं, जो हमें पहले से मालूम होगा कि घटना आएगी तब हम क्या करें, तो ये भविष्य अंतर्गत होता है, इस पे हम अप्लाई कर देते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं पे हम कर देते हैं, जो भी अतीत की घटनाएं होती हैं। अच्छा, दार्शनिक अनुसंधान जो होता है, ये सत्य की खोज होती है। ठीक है, और हाँ, आपको ये बता दें, जो ऐतिहासिक होता है ये व्याख्यात्मक होता है, ये बड़ा होता है, थोड़ा सा बृहद रूप लिए हुए होता है। और जो दार्शनिक होता है, ये सत्य की खोज के लिए होता है। इसमें बेसिकली जैसा कि हमने बताया आपको कि भाई नवीन तथ्य तीनों में प्रतिपादित होते हैं, ये भी व्याख्यात्मक होता है और ये भी व्याख्यात्मक होता है दार्शनिक अनुसंधान। और दार्शनिक अनुसंधान में चरों के आपस में जो सहसंबंध होते हैं, उनकी चर्चा,
उनकी चर्चा पर विशेष बल दिया जाता है। जैसे कारण और प्रभाव। कारण और प्रभाव क्या हुआ, जैसे कि किसी भी लकड़ी में कील ठोकनी है हमको, तो कील लकड़ी के ऊपर रखी और हथौड़ी से उस पर प्रेशर दिया, तो हथौड़ी पे प्रेशर देने का कारण हुआ कि हमें कील अंदर जानी चाहिए। हथौड़ी से प्रेशर दिया, कील अंदर चली गई, तो उसका प्रभाव हुआ, कील अंदर चली गई। कारण क्या था, उसको मारना। प्रभाव और कारण ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं और इनके अंतर संबंध की चर्चा होती है। तो ये होता है दार्शनिक, जो कि सत्य की घटना होती है, ठीक है, सत्य पे आधारित होती है सब चीजें। तो मौलिक अनुसंधान हमारा ये हो गया। और आपको एक बात पे व्यावहारिक अनुसंधान भी आपको समझा दिया जाए कि जो भी मौलिक अनुसंधान में तथ्य हमको मिलते हैं, जो हमें तथ्य प्रतिपादित होते हैं, वो हमारे जो भी नवीन तथ्य हमें प्रतिपादित हुए से, नवीन तथ्य सिद्धांत, जो भी नवीन तथ्य सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं, वो यहां व्यवहारिक अनुसंधान यानी अप्लाइड रिसर्च पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। इसमें से जो भी नवीन तथ्य मिलते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो यहां व्यवहारिक अनुसंधान में अप्लाई कर दिए जाते हैं, ठीक है, अप्लाई कर दिए जाते हैं, अप्लाइड रिसर्च इस पे अप्लाई कर दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि नीति निर्धारण, प्रशासनिक, और इसका एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि जैसे सालाना वित्त विधेयक पारित होता है, तो जैसे कि वित्त विधेयक पारित होता है, उसमें साल भर के लिए क्या किया जाता है कि जो भी पारित हुआ है वित्त विधेयक, उसमें आप एक कैलकुलेशन निकाला जाता है, कैलकुलेशन कि आखिर उसका निष्कर्ष क्या निकला है कि जो भी विधेयक पारित हुआ था उसमें कितना बजट खर्चा हुआ है, कितना बचा है, खर्चा करने के बाद भी और कितनी मांग होती है, और उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव, कारण, जो भी चीजें होती हैं, उसका पूर्ण तैयार निष्कर्ष जो भी होता है, वो हमें क्या करना होता है, एक इकट्ठा करके हमको दे दिया जाता है, हमने दे देते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं उसके बाद में, वो उसका एनालिसिस होता है। एनालिसिस करने के बाद में, चूंकि मैंने बताया ना मौलिक व्याख्यात्मक होता है और इसमें नवीन तथ्यों की खोज होती है, तो जो भी हमने व्याख्या की, पूरे साल भर की व्याख्या करी और एक निष्कर्ष निचोड़ निकाल के हमने भैया इनको दे दिया, हमने कहा ये लो। अब इन्होंने क्या किया, विधेयक नया पारित किया, वो भी एनालिसिस करके उसका एनालिसिस किया। तो लिहाजा क्या होता है, ये मैंने बताया था आपको शुरू में, ये प्राथमिक ज्ञान की वृद्धि करता है और इसमें ज्ञान की वृद्धि ना समान होती है, क्योंकि वो इन्हीं की बातों को सही ढंग से उस जगह पे अप्लाई कर देता है, बस। तो लिहाजा इनका अपना जो है बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। रोल क्या होता है मौलिक अनुसंधान का, जिसने साल भर भैया बहुत मेहनत करी है, वो आता है यहाँ पे इनको दे देता है और ये सही जगह पे उसको खांचे में, विभागों में विभाजित करके अप्लाई कर देते हैं, बस, और कुछ नहीं होता है अप्लाइड रिसर्च में, ठीक है। और अब हमारा ये अप्लाइड रिसर्च के बाद में आता है हमारा क्रियात्मक शोध, क्रियात्मक अनुसंधान। ये बहुत अच्छी चीज है, इसको आप समझ लीजिएगा। ये एक प्रकार का तात्कालिक अनुसंधान होता है, इसमें भी नवीन तथ्यों की खोज होती है। और इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा सीक्वेंस में समझिएगा। सबसे पहले इसमें समस्या की, इसकी शुरुआत होती है समस्या की पहचान से। सबसे पहले इसमें क्या होता है, समस्या की पहचान करते हैं, फिर एक योजना बनाते हैं, समस्या की पहचान कर ली, फिर योजना बनाई, फिर उसको एक्शन किया, क्रियान्वयन किया। अब क्रियान्वयन करने के बाद में हमने क्या किया, क्रियान्वयन करने के बाद में हमने उसको प्रगति का अवलोकन किया। प्रगति का अवलोकन मतलब समझते हैं आप, प्रगति का अवलोकन यानी कि समस्या हमने पहले जान ली, फिर उसकी योजना बनाई, फिर उसको अप्लाई किया, कैसे क्या करना है इसमें बनाया, फिर हमने काम करना शुरू कर दिया। अब भैया ये यहां पे आए तो यहां पे क्या कहते हैं कि आखिर ये जो हो रहा है काम सही हो रहा है कि नहीं, अवलोकन, एनालिसिस करना, ठीक है, प्रगति का अवलोकन करना, एनालिसिस इन्होंने किया। उसके बाद में क्या करते हैं, जब एनालिसिस किया तो हमारी क्या हो गई, समस्या की पहचान हो गई पहचान। इतना सब कुछ करने के बाद समस्या की पहचान हो गई। उसके बाद में क्या होता है, समस्या का जब हर चीज मिल गई तो समस्या का क्या होगा, निदान हो गया, सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। पूरी तरीके से हमने समस्या ढूंढी,
फिर उसका एक योजना बनाई, फिर उसको जो एक्शन किया मैंने, उसके बाद में उसका एनालिसिस किया, उसके बाद में हमें समस्या पहचान हो गई, फिर उसके बाद में उसका समस्या का निदान हो गया। और ये होती हैं दो टाइप से, इसके अंतर्गत दो प्रकार आते हैं। ये तो एक इसकी एक प्रक्रिया हो गई, क्रियात्मक अनुसंधान की चक्रिक प्रक्रिया हो गई, ये चक्रिक प्रक्रिया भी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में हो सकता है कि निदान होने के बाद भी उसमें हो जाए कि निदान थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा सा एक बार और देख ले, है ना, ये कैसी चीजें आती हैं। तो एक ये सिस्टम हो गया। इसके अंतर्गत दो टाइप की विधियां होती हैं। पहली होती है अनुदैर्ध्य उपागम। अनुदैर्ध्य उपागम, अनुदैर्ध्य उपागम में क्या होता है, इसको छोटा सा समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि इसमें एक, आपको लिख देता हूं, एक निश्चित समय अवधि हो सकती है। इसमें एक निश्चित समय अवधि होती है या हो सकती है, निश्चित समय अवधि, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि कोई एक क्लास में, मतलब आप एक ये देख लीजिए कि एक कक्षा है, इसमें बाल्यकाल से लेकर के जब बच्चा परिपक्वता में आता है, जब मैच्योर होता है बच्चा, तो वहां से बाल्यकाल से लेकर के मैच्योरिटी तक उस बालक या समूह या उस व्यक्ति पर पूरी तरीके से उस पर एनालिसिस हुआ करता है, उस पर कार्य हुआ करता है। तो जैसे अब वो कोई भी अनुसंधान है तो उसको हमने बताया कि ये शैक्षिक व्यवस्था पे हो रहा है। तो शैक्षिक व्यवस्था में क्या हुआ, क्लास 1 से लेकर के क्लास 1 से लेकर के 12 तक के मैंने एक बच्चे को ले लिया। तो अब वो क्या होगा, क्लास 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 12 तक आ गया। ये एक कालिक क्रम में होता है, निरंतर चलने वाला क्रम, जिसको बोलते हैं निरंतर, कॉन्टिन्यू चलता है। तो कॉन्टिन्यू, लेकिन ये समयावधि में मैंने जैसे बताया समयावधि में हो सकता है, तो मैंने समयावधि इसकी ये ली है 1 से 12 क्लास। तो ये समयावधि में मैंने ले लिया। तो मैं यहां से मैंने शुरू किया क्लास में, मैंने सपोज दैट किसी एक व्यक्ति समूह को ले लिया या 10 बच्चे ले लिए, मतलब इस टाइप से कुछ भी ले लिया, हमने बच्चे को ले लिया, सपोज दैट एक बच्चा लिया मैंने। चलिए एक बच्चा ऐसा है जिसकी हमको क्लास 1 से लेकर के 12 तक उसकी मानसिक और शारीरिक दोनों गतिविधियां हमको देखनी है। तो हम यहां पे ये भी लिख देते हैं, इसमें मानसिक, क्योंकि वह शैक्षिक व्यवस्था की बात हो रही है, तो हम दोनों तरीके से इसको लेंगे। शारीरिक अवस्था का विश्लेषण करते हैं, ठीक है। विश्लेषण का मतलब अध्ययन करते हैं, ठीक है, अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं शारीरिक अवस्था का। अरे मैंने देखिए गलत लिख दिया, शारीरिक, अरे फिर भी आप लोग तो खैर समझदार हैं, आप लोग तो समझ ही जाएंगे, ठीक है, शारीरिक, ठीक है। तो 1 से लेकर के मैंने 12 तक के क्लास के बच्चों को ले लिया, जिसमें से हमने एक बच्चा ले लिया, उसको क्लास 1 से 2 में उसकी मानसिक और शारीरिक गतिविधि में कितना अंतर आया, फिर 2 से 3 कक्षा, फिर 4 5 6 ऐसे करके 12 तक मैंने ले लिया। तो कुल मिला के ये समय अवधि बहुत लंबे समय के लिए होती है, और इसको आप ऑथेंटिक कह सकते हैं। ये रिसर्च ऑथेंटिक होता है, सैद्धांतिक होता है, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं। क्योंकि कोई भी रिसर्च अगर आप 12 साल तक कर रहे हो किसी के ऊपर, तो ऑब्वियसली ऑथेंटिक हो जाएगा वो, है ना। सैद्धांतिक तो होगा ही, वैसे भी सैद्धांतिक हो जाता है मौलिक अनुसंधान, तो ये उसके अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। एक से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 4, ये देखिए चली जा रही है, ये देखिए 1 से, अब क्लास हमने हालांकि ये 36 बना दिया, लेकिन अनुदैर्ध्य जो होता है वो ये देखिए आप, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7। शारीरिक और मानसिक लेवल उसका डेवलपमेंट देख रहे हैं कि वो कितना मेच्योर हो रहा है। मैंने बोला बाल्यावस्था से लेकर मेच्योरिटी लेवल तक, परिपक्वता तक, ठीक है, एक ये होता है, आप इसको देख लीजिएगा। और इसी से जुड़ा एक और इसका एक होता है, उदाहरण होता है, इसी की एक और विधि होती है, वो होती है, और अच्छा हाँ, आप ये भी देख लीजिएगा, ये जो अभी मैंने अनुदैर्ध्य बताया है वो आपको जैविकी विज्ञान के अंतर्गत इसका ज्यादा यूज होता है, जैविकी विज्ञान, ठीक है। और इसी में आता है हमारा एक क्रॉस कट उपागम, ठीक है,
क्रॉस कट उपागम ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अनुदैर्ध्य उपागम से थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज थोड़ा सा होता है। देखिए मैंने शुरू में बताया कि कोई भी रिसर्च अंतः विषयक होते हैं, लेकिन परस्पर एक दूसरे से मिले होने के बाद भी वो व्यापक बहुत होते हैं, बहुत व्यापक होते हैं। एक हल्का सा रिसर्च छोटा सा हमने एक नया प्रकार लिया, और ऐसा नहीं कि मैंने जो आपको 6 प्रकार बताए हैं शुरू के वही होते हैं, और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। नित्य प्रतिदिन कहीं ना कहीं शोध चल ही रहा है, तो इस तरीके से शोध के विषय हैं ये। ठीक है, तो क्रॉस कट जो उपागम होता है इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि निश्चित अवधि हो, ऐसा भी है, इसमें निश्चित अवधि नहीं होती है। और इसके अंतर्गत ये मान के चलिए आप, ये वनस्पति विज्ञान के लिए बेसिकली ज्यादा यूज होता है। वनस्पति विज्ञान में क्या करते हैं, कोई भी जैसे कि ये एक पेड़ है, उसके मतलब पेड़ क्या एक पौधा है, उसको क्या करते हैं, क्रॉस कट कर देते हैं, यहां से क्रॉस कट कर देते हैं। उसके बाद में ये अंग और ये अंग करके इसको जो है दूरबीन से, सूक्ष्मदर्शी से इसके अंतर्गत जो हम देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और इसके अंतर्गत यहां से क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो ये काटने से हमको यहां का भी पता चलता है, यहां का भी पता चलता है। सेम यही चीज है शैक्षिक व्यवस्था के बारे में बताया था मैंने, उसको बताया था 1 से लेकर 12 तक करना है, लंबी अवधि होती है, व्याख्यात्मक होती है, और उसमें हमको पूरी प्रॉपर काम करना होता है। इसमें शॉर्टकट होता है, इसमें से सपोज दैट 1 से लेकर के 12 कक्षा तक के बच्चों को हमने ले लिया, सेम एज इट इज, बच्चे हो, समूह हो, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमने ले लिया। और हम जैसे कि एक स्कूल में एक बच्चा 12 साल तक रहा, उसने रिसर्च किया, बच्चा नहीं कोई रिसर्चर 12 साल तक एक क्लास में रहा, और उसने 1 से लेकर 2 तक, फिर 2 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर 12 तक के, इस तरीके से 1 से 12 तक क्लास में बच्चों का एनालिसिस किया। जो फर्स्ट क्लास में बच्चा था वो 12 तक के पहुंचा, तो उसका एनालिसिस किया। ये इस विधि को लेकर के क्या किया जाता है कि एक स्कूल में एंट्री करो और एक दिन में पहले क्लास फर्स्ट में चले जाओ, 10 बच्चों को उठा लिया, उसमें सैंपलिंग, मैंने बताया ना सर्वेक्षण टाइप की चीजें होती हैं, तो वो सैंपलिंग यहां पे अप्लाई किया हल्की सी, 10 बच्चों को उठाया, उनसे पता किया भैया ऐसा है कि तुमको, तुम्हारी मानसिक स्थिति क्या है, शारीरिक स्थिति क्या है, कहीं भैया हम तो हॉर्लिक्स पिए, इतने बड़े हो गए, जो भी है। उसी तरीके फिर एक घंटे बाद किया, फिर दूसरे घंटे चल गए क्लास सेकंड में, फिर इसी तरह क्लास थर्ड में, इसी तरह करते 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 12 पे पहुंच गए। फिर 12 पे गए, 10 बच्चों के लिए, उनसे बात कर ली और डाटा कलेक्ट कर दिया और आकर के अपना निष्कर्ष दे दिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ऑथेंटिक रिसर्च होता है, हो सकता है, क्योंकि भाई बच्चे निचोड़ दे रहे हैं ना, और हम 12 साल तक हैं भैया, जो 12 साल तक के रिसर्च करेगा तो ये बताइए वो तो ऑब्वियसली ऑथेंटिक हो जाएगा। और ये महोदय एक ही दिन में क्या 12 साल का निचोड़ लेके चले आए, तो थोड़ा सा तो होता ही है, लेकिन वो हर शोध पे अपने निर्भर करता है। हर शोध जरूरी नहीं कि 12 साल तक किया जाए, और कोई शोध जल्दी होता है, कोई त्वरित किया जाता है, क्योंकि ये क्रियात्मक शोध है, इसमें तुरंत एक्शन लिया जाता है, चीजों को लेकर के तुरंत किया जाता है। और इसको हम किसी भी मौलिक शोधों में, अनुसंधान में जो भी हमें तथ्य मालूम होते हैं, वो हम व्यवहारिक यानी अप्लाइड रिसर्च पे क्या करते हैं, व्यवहारिक रूप से अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइड रिसर्च हो जाता है। तो ये हमारा परिणामों के आधार पर या योगदान की दृष्टि से हमारा रिसर्च था। ये विभिन्न 6 प्रकार जो हमने बताए, इन प्रकारों में से एक प्रकार था जिसका हमने विस्तृत विवेचन करने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube पे कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर अपनी संतुष्टि या कोई भी समाधान या कोई भी संशय हो, आप मुझे लिख सकते हैं, बेझिझक बेसंकोच लिख सकते हैं। और लिखने से पहले बिल्कुल सही, जो हमेशा कहते हैं, ये औपचारिकताएं जरूर निभाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।